अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं या जयंत चौधरी जी? देश के राज्यों में सबसे बढ़िया सीएम कौन? देश का सबसे अच्छा पीएम कौन? दलितों के अच्छे नेता मायावती या चंद्रशेखर? जयंत चौधरी जी स्टैंड लेने वाले नेता है। उन्होंने कहा कि मैं पलटा नहीं, पटखनी दी है। समीकरण होता है राजनीति में। पिताजी को संघर्ष करते देखा। आपने आरएलडी के सिंबल पर लड़ा, लेकिन माना यह जाता है कि आप उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से थे और समाजवादी पार्टी ने भी हमें चुनाव लड़ाने का काम किया। अच्छा बुरा समय सब देखा है राहुल भाई। चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। जो आदमी काम करेगा उसे आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। चंदन जी पहले फोन उठाया करते थे, लेकिन अब जब सांसद बन गए हैं अब फोन नहीं उठाते हैं। तो अगर 5 गुना काम हो गया, उसे व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लग जाता है। ये नाराजगी अच्छी है, क्योंकि नाराजगी वहां होती है जहाँ अधिकार होता है। उसके बाद में फिर से गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ में, क्या अपमान भूल गए? राजनीति में दोस्त और दुश्मनों का पता होना चाहिए। चंद्रशेखर भाई बड़े भाई है हमारे। नहीं, ये सवाल ही गलत है। सदन एमपीओ के एंटरटेनमेंट करने की जगह नहीं है। अच्छा, राहुल गांधी जी की राजनीति के लिए एक शब्द। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। आज डीएनपी इंडिया के इस खास प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं बिजनौर से लोकप्रिय सांसद चंदन चौहान जी, और इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में जब राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, तब ये मीरापुर से जीतकर विधानसभा पहुंचे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में जब गठबंधन बदला और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ बीजेपी के साथ में, और बिजनौर लोकसभा से जिसकी विधानसभा मीरापुर पड़ती है, वहां से सांसद जी जीत करके संसद में पहुंचे। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं मैं। देखिए, वैसे तो हम कई बार बातचीत कर चुके हैं पहले भी, लेकिन आज की जो ये चर्चा होगी ये कुछ खास होगी। ये राजनीतिक भी होगी और कुछ व्यक्तिगत भी होगी। तो सांसद जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि आपके दादा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री, पिताजी सांसद रहे, आप विधायक बने, और देखिए जनता ने अब आपको सांसद बना दिया है। किस तरीके से आप देखते हैं, क्या राजनीति में आना एक शौक था या फिर मजबूरी थी? ना शौक ना मजबूरी, एक जिम्मेदारी है। देश की राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में अपने लोगों के कल्याण के लिए और अपने पूर्वजों की विचारधारा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर समय संघर्ष करना चाहिए, ऐसा मेरी व्यक्तिगत सोच थी। हाँ, राजनीतिक परिवार में जन्म ला, पर दुर्भाग्यपूर्ण बाबू नारायण सिंह जी को मैं देख नहीं पाया। उनका देहांत मेरे जन्म से पूर्व ही हो गया था, और पिताजी को संघर्ष करते देखा और क्षेत्र में अपने लोगों के हितों के लिए लड़ते देखा, और अपने पूर्वज चाहे बाबू नारायण सिंह जी हो, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने लोगों के उत्थान के लिए हमेशा काम करने को प्रेरणा मिलती रही, इसलिए आज राजनीति में है। और मेरे पिताजी एक बात और कहा करते थे कि समाज को इतनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई जितनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई। तो हर व्यक्ति को जो चाहता है उसका भारत देश आगे बढ़े, उसके समाज में खुशहाली शांति हो, उसे निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। सांसद जी, जनता ने पहले आपको विधायक बनाया, अब सांसद बना दिया। देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, कुछ ना कुछ उसकी इच्छा होती है अपने भविष्य को लेकर। आप अपना भविष्य किस तरीके से देखते हैं, आगे की क्या तैयारी है? मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस योग्य समझा। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने विश्वास दिला के उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया, और फिर देश की पंचायत में वहां से जिता के भेजने का काम किया। तो ये सब जो कुछ भी है, चाहे वो टीवी में बैठ के इंटरव्यू देना हो, क्षेत्र में जाके अपने लोगों की लड़ाई लड़नी हो, लोकसभा विधानसभा सदनों में अपने लोगों की बात रखनी हो, ये सब मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता का ही आशीर्वाद है। उसी के कारण जो कुछ भी है आज, उन्हीं के कारण मैं हूँ, और लगातार अपने क्षेत्र के विकास के बारे में हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। सांसद जी, आपके दादाजी, पिताजी, खुद आप भी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में जुड़े रहे जी। लेकिन एक समय वो आया जब आप आरएलडी का साथ छोड़ करके समाजवादी पार्टी के साथ में चले गए। तो क्या वो कारण था
थोड़ा अगर हमारे दर्शकों को आप बताएंगे तो कुछ अच्छा होगा। देखिए, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पे पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश चलता है, और हमेशा चौधरी साहब ने अपने लोगों को साथ जोड़ के उनके कल्याण के लिए हमेशा काम किया है। हमें भी उस पेड़ की, जो बड़ा बरगद रूपी पेड़ है, उसकी एक शाखा है। आदरणीय जयंत चौधरी जी उनके वारिस हैं, योग्य पुत्र हैं चौधरी अजीत सिंह जी के, जो लगातार प्रयास करते हैं अपने लोगों के उत्थान के लिए। मेरे पिताजी ने भी पार्टी के साथ जुड़े रहे, काम किया, संघर्ष किया, पर उनके देहांत के बाद जो कुछ राजनीतिक फैसले लेने होते हैं, और वो खाली मुझे आज पद पे जरूर पहुंचा दिया, पर पारिवारिक और सामूहिक और सामाजिक फैसले होते हैं, उन फैसलों को मानते हुए हम समाजवादी पार्टी में गए थे, और समाजवादी पार्टी ने भी हमें चुनाव लड़ाने का काम किया था। 2022 का जो चुनाव लड़ा, आपने आरएलडी के सिंबल पर लड़ा, लेकिन माना यह जाता है कि आप उम्मीदवार समाजवादी पार्टी की तरफ से थे। फिर 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो गठबंधन बदल गया था। गठबंधन बीजेपी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल का हो गया। उस समय जयंत चौधरी जी ने क्या आपसे कहा कि आप बिल्कुल एकदम से तैयार हो गए और कोई दिक्कत किंतु परंतु कुछ हुई नहीं, और लोकसभा लड़ने के लिए ही ये सब कुछ था, या फिर इसके पीछे का कारण कुछ और था? देखिए, मैं अपनी पार्टी का एक सामान्य सा कार्यकर्ता था, हूं और रहूंगा। जो तिक्तार्थी होते हैं, मैंने पहले भी कहा, उन्हें फॉर्म ए और बी मिलते हैं। जो निर्णय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस समय लिया, हमने उसका अनुपालन किया, क्षेत्र में जाके काम किया, पार्टी के लिए अपने लिए समर्थन मांगा, सम्मानित जनता ने समर्थन दिया। ऐसा ही 2022 के अंदर हुआ था, और ऐसा ही 2024 के अंदर आदरणीय चौधरी साहब के आदेश को मानते हुए बिजनौर एक लोकसभा चुनौतीपूर्ण सीट थी। मैं अगर गलत नहीं हूं तो पहले चरण में राष्ट्रीय लोकदल की जो सफलता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बिजनौर से शुरू हुई थी। तो मैं वहां की सम्मानित जनता, आदरणीय अपने नेता जयंत जी और राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत को ये समर्थन करने का काम करता हूँ। उनकी ही मेहनत के कारण आज जो कुछ भी है, बिजनौर से बेहतर रिजल्ट आए, जो कि हम आसपास से नहीं लेके आ पाए सके। तो ये वही मेरा सवाल है कि क्या जयंत चौधरी जी ने ऐसा कैसे, मतलब वो मैनेज किया होगा सब कुछ कि आप एकदम से तैयार हो गए? मैनेज नहीं, समीकरण होता है राजनीति में, और समीकरण में ये देखा कि बिजनौर लोकसभा जैसी जटिल सीट पे, मेहनत वाली सीट पे, और जहां राजनीतिक पृष्ठभूमि भी चाहिए थी, वो गणित भी चाहिए था और मैनेजमेंट भी चाहिए था, और वो बाबू नारायण सिंह जी के आशीर्वाद से, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के आशीर्वाद से बिजनौर लोकसभा को हम जिता पाए। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी से चुनाव लड़ना है, जीतना है। हमने एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह धरातल पे जाके अपने सहयोगी सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया। मैं ये नहीं कहता मैंने ही बहुत ज्यादा मेहनत कर दी, मेरे से ज्यादा मेहनत, मेरे से ज्यादा युवक, तमाम कार्यकर्ता थे दोनों दलों के, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत करके इस सीट को जिताने का काम किया। जब गठबंधन हुआ बीजेपी का आरएलडी के साथ में, तो हमने देखा कि कुछ दिनों तक जो आपकी पार्टी के मुखिया हैं जयंत चौधरी, वो कुछ नहीं बोले, शांत रहे। लेकिन चुनाव के बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब वो खुल करके बीजेपी के पक्ष में और समाजवादी पार्टी के मुखिया पर उन्होंने एक डायरेक्ट अटैक किया। उन्होंने एक सभा में कहा कि लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पलट गया हूं। उन्होंने कहा कि मैं पलटा नहीं, पटखनी दी है। आप किस तरीके से देखते हैं उस बयान को? चुनावी समय था, और चुनावी समय के जो उस समय की परिस्थितियां होते हैं, कोई भी नेतृत्व, परिपक्व नेतृत्व उस समय निर्णय लेता है और बयान भी देता है। आदरणीय जयंत चौधरी जी ने उस समय जो बेहतर लगा होगा उन्होंने कहा, उसका रिजल्ट लिया, और आगे भी जो परिस्थिति होगी, नेता हमारा स्टैंड लेने वाला है। जयंत चौधरी जी स्टैंड लेने वाले नेता है, अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों के लिए, किसानों की आवाज उठाने वाले नेता है,
और जब उन्होंने बात कहते हैं तो उसे क्षेत्र की जनता गंभीरता से लेती है और उसका असर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में पड़ने का काम होता है। उसी चुनाव की मैं बात करूंगा, वो वीडियो शायद काफी वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, और वो आप ही के चुनाव प्रचार के दौरान की वो वीडियो होगी। जैन जी ने कहा कि जो संजय सिंह आपके पिताजी थे, जब 2009 के लोकसभा चुनाव में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो सही है। जैन जी और जो संजय चौहान जी साथ में लोकसभा गए थे जी और उन्होंने बड़े करीब से उनको देखा है, जी लोगों की बात रखते हुए संसद में, जनता की आवाज बनते हुए देखा है। जी और उन्होंने कहा कि उनकी एक बहुत ही खास बात थी जी कि वो जब तक किसी काम को लेकर के वो आश्वस्त नहीं हो जाते थे तो वो किसी काम के लिए हाँ नहीं भरते थे, जी और जिस काम को उन्हें लगता था कि ये नहीं हो पाएगा तो वो क्लियर मना कर देते थे कि भाई नहीं हो पाएगा, जी मतलब झूठा आश्वासन नहीं देते थे। जी उन्होंने कंपैरिजन किया आपके साथ में जी और कहा कि चंदन भी ऐसा ही है, जी और जिस तरीके से वो मस्त स्वभाव में रहते थे ऐसे ही चंदन भी एकदम मस्त रहता है। भाई जी। काम होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जी पर लेकिन झूठा आश्वासन नहीं देना है। जी किस तरीके से आप देखते हैं इस बात देखिए, बड़ी चुनौतियों से निकल के आए हैं, 3 पीढ़ी में अच्छा बुरा समय सब देखा है राहुल भाई। चुनाव हारे भी हैं, जीते भी हैं। सबसे बड़ी चीज है क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद, वहां के लोगों का, क्योंकि हमारा इलाका पंचायती, हमारे लोगों के मिजाज को आदरणीय जैन जी समझते हैं। मेरे पिताजी जिस स्वभाव से राजनीति करते थे, ईमानदारी और मेहनत करके हमेशा हमें भी सिखाया उन्होंने। तो हम अंतिम निर्णय पे जल्दी पहुंच जाते हैं, उसको लेके चिंताएं बना लेते हैं, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास होता है। जीवन के किसी भाग में, राजनीति नहीं, चाहे आप अच्छे ऑफिसर हो, चाहे आप आर्मी में हो, चाहे आप कॉर्पोरेट जॉब में हो, आपके हाथ में प्रयास है। चिंता उस प्रयास को कम कर देती है, इसलिए मैं सीरियसनेस में कभी कम नहीं होता, अपने लोगों के विकास के लिए मैं कभी कम नहीं होता, पर चिंता उस मिशन को कमजोर करती है, इसलिए उस चिंता को कभी सामने दिखने नहीं देता। आदरणीय चौधरी साहब का आशीर्वाद रहा तो बिजनौर लोकसभा जो 21 साल पुरानी मांग थी, जो मेरे पिताजी का भी सपना था, आदरणीय चौधरी साहब ने आज हमारे महत्वपूर्ण पद पे हैं, उन्होंने 21 साल पुरानी मांग को स्वीकृत कराने का काम देश के प्रधानमंत्री जी कैबिनेट से किया और आज केंद्रीय विद्यालय बिजनौर लोकसभा में खुलने जा रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी मांग थी पुरानी। ऐसे ही कौशल मेला का आयोजन आज 6 महीने हुए हैं, हमने 4000 बच्चों को ऑफर लेटर देके एक बेहतर रोजगार के अवसर दिए। अगर इसे आप माने तो ये अपने आप में बहुत बड़ा, सारी उम्र भी मेहनत करके संभव नहीं है। एक रेलवे लाइन और है हमारी, उसकी चिंता तो है मुझे, फिक्र तो है मुझे, बट मैं टेंशन नहीं है, पर मुझे विश्वास है अपने क्षेत्रीय जनता के आशीर्वाद से उस रेलवे लाइन को भी हम मजबूती से लेके आएंगे, जो नया आयाम बिजनौर लोकसभा क्षेत्र की लिखने का काम करेगी। ऐसी मीरापुर विधानसभा के जो काम 5 साल के थे, मैं आपके चैनल से जिम्मेदारी से कहता हूं, वो 2.5 साल में प्रत्येक काम जो वादे करके हम आए थे, हमने एक एक काम पूरा किया है। अगर काम पे आकलन होगा, अगर सकारात्मक में आकलन होगा, अगर गुणवत्ता पे आकलन होगा, अगर सक्रियता पे आकलन होगा, तो चौधरी चरण सिंह जी के वारिस कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। हालांकि मेरा सवाल ये थोड़ा लेट में था, लेकिन आपने कौशल मेले की बात की। बिजनौर में कौशल मेला महोत्सव का आयोजन हुआ, और देखिए एक आरोप लगते हैं इस तरह के कि वो केवल मीरापुर में, क्योंकि विधानसभा का उपचुनाव था इसीलिए कराया गया। नहीं, मीरापुर में कहा कौशल मेला लगा, बिजनौर में लगा। किसने कह दिया? तो गलत इन्फॉर्मेशन है आपके पास। बिजनौर में नहीं, लगा, इन्फॉर्मेशन नहीं, लोग ऐसा कहते थे। देखिए मीरापुर विधानसभा मैंने बहुत ही करीब से जो आदमी सक्रिय रहेगा, जो आदमी काम करेगा, उसे आलोचना के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, और हम हैं आलोचना के लिए हमेशा तैयार, पर हमारा जो जिम्मेदारी है जवाब देना, वो हमारे जो मतदाता है उनका है, ना कि आलोचकों के लिए। आलोचकों के लिए ये संदेश है कि और मेहनत करें, और जो है नई नई आलोचना लाए, वो हमें प्रेरणा देती है आगे बढ़ने के लिए। तो उनसे कहते हैं खूब मेहनत करें, हम अपनी मेहनत करेंगे, वो अपनी मेहनत करें। मीरापुर विधानसभा की आपने बात करी, तो जब देखिए मैं वहां पर लोगों से बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग
ऐसा कहने वाले थे और उन्होंने ऐसा कहा कि आपने भी उपचुनाव का टिकट मांगा और जैन जी पहले ही आपको विधायक बना चुके थे, सांसद बना चुके थे, उसके बावजूद आपकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी, उनके लिए आपने टिकट मांगा, तो अभी आपको नहीं मांगना चाहिए था, ऐसा लोग कह रहे हैं। राजनीति में राजनीतिक फैसले केंद्रीय नेतृत्व रहता है, हम सामान्य कार्यकर्ता है, मैंने कहा आपको। और अगर मीरापुर पे टिकट नहीं मांगेंगे तो झारखंड मांगेंगे, तो ये बता देना आप। मीरापुर में 2017 का टिकट मांगा हमने, 2019 में लोकसभा का टिकट मांगा हमने, 22 का मांगा, 24 का मांगा, 27 का भी मांगेंगे, 29 का भी मांगेंगे, 32 का भी मांगेंगे और 37 का भी मांगेंगे। और बताइए कहाँ जाएंगे? जहां घर में है तो वहीं तो अपने लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। हम ऐसे तो है नहीं कि वहां कहीं 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर जाके चुनाव लड़ लें। हम तो अपनी जड़ों में, जहां हमारे बड़ों ने काम किया, जहां हमने जीना मरना, हमारा दुख सुख सब है, हम उन लोगों के बीच रहना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं और जिम्मेदारी हमारी बड़ी है। इसलिए टिकट मांगना लोकतांत्रिक अधिकार है। 75 वर्ष हो गए, पर ये आपका कहना कि मैंने उपचुनाव का टिकट मांगा था, शायद ये इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं है आपके पास। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था तब भी आप मीरापुर से ही टिकट मांग रहे थे और पार्टी आपको नहीं दे रही थी। उस समय पार्टी का नेतृत्व चौधरी अजीत सिंह जी, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, उनके हाथों में थी पार्टी पूरी की पूरी, और तब आपको टिकट नहीं दिया गया। वही नाराजगी अब आप चले गए समाजवादी पार्टी में। इसमें कुछ सच्चाई है? नाराजगी कोई नहीं है। मैंने बताया आपको, जब पिताजी का देहांत हुआ उम्र हमारी कम थी और जो निर्णय लेने थे सामूहिक, वो परिवार के बड़े और समाज के बड़े लोगों ने सबने मिलकर लिए थे। उस समय परिस्थिति थी, हमें राजनीति में आना था और उस समय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, जो है आदरणीय अखिलेश जी ने, हमें 2017 का विधानसभा चुनाव खतौली विधानसभा से लड़ाया था। पर हाँ, ये सच्चाई है, उस समय में मीरापुर मांग रहे थे और खतौली जनता का भी धन्यवाद है, उन्होंने हमें चलना सिखाया, मेहनत करना सिखाया और बड़ी वोट देके, उस समय 65,000 के करीब वोट दी थी। वो भी इतिहास खतौली विधानसभा में है। इतनी वोट पहले नहीं मिलती किसी को जितनी वोट उस समय मिली थी। ये और था कि गणित में हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए थे। मीरापुर विधानसभा चुनाव की ही अगर बात चल रही है तो मैं वहीं पे रहता हूं, और जब हम इस चुनाव को कवर कर रहे थे तो कुछ लोगों ने, सांसद जी, शिकायत की हमसे कि चंदन जी पहले फोन उठाया करते थे, लेकिन अब जब सांसद बन गए हैं अब फोन नहीं उठाते हैं। एक बार उठाते हैं, काम अगर बताया उसके बाद में नहीं उठाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। राजनीति में बिना मिले, बिना फोन उठाए किसी का काम नहीं चल सकता है। पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी संभावनाएं कॉल्स किए, ये कह सकते हैं आप, विधायक रहते हुए अगर एक विधानसभा से फोन आते थे तो सांसद बनने के बाद 5 विधानसभा से फोन आएंगे। तो अगर 5 गुना काम हो गया, उसे व्यवस्थित करने में थोड़ा समय लग जाता है। तो कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक कॉल का जवाब दें। अब आपका हमारा इंटरव्यू चल रहा है तो इस समय भी कॉल लगातार मोबाइल पे बज रही है, पर उनसे भी सबसे कॉल बैक करके उनका जवाब देके, और चाहे अभी माध्यम बहुत हो गया, फोन कॉल की नाराजगी नहीं रही, अब तो व्हाट्सएप रिप्लाई की भी नाराजगी है, अब तो टेक्स्ट मैसेज नहीं हुआ और पोस्ट लाइक नहीं करी उसकी भी नाराजगी है। ये नाराजगी अच्छी है क्योंकि नाराजगी वहां होती है जहां अधिकार होता है, और मैं ये चाहता हूँ ये अधिकार मेरे क्षेत्र की जनता मेरे ऊपर रखे और मैं उन पर रखूं। राजनीति से इतर थोड़ा व्यक्तिगत सवाल। जी बिल्कुल। अब देखिए, राजनीतिक परिवार से हैं और दादाजी भी, पिताजी भी, काफी सक्रिय भूमिका रही उनकी राजनीति में, और जनता ने अब आपको आशीर्वाद दिया है। परिवार में एक सख्ताई होती है, किसी के भी पेरेंट्स हों वो थोड़ा सख्त होते हैं बच्चों के लिए। तो दादाजी तो जैसा कि आपने कहा कि आपको सौभाग्य नहीं मिला उन्हें देखने का, लेकिन पिताजी ज्यादा सख्त थे। आपके भी 2 बच्चे हैं, आप ज्यादा सख्त हैं बच्चों पे? नहीं, हम तो अब सख्ती के जमाने नहीं थे, पर वो उम्र थी हमारी और वो जमाना था जब एक अनुशासन परिवार के अंदर जो चलता है उसका हमने अनुपालन किया। बाबू नारायण सिंह जी के घर में हम पैदा हुए, बस उस अनुशासन के दायरे में रहने का हमेशा हमने प्रयास किया। और आज भी जब आपसे बात कर रहे हैं, आपके साथ हैं,
जब भी उनके अनुशासन हमें कहीं ना कहीं उन मूल्यों में, उन संस्कारों में बांध के रखते हैं। तो निश्चित रूप से जो चीजें आपको बहुत लुभावनी लगती है, मन करता है, आप बहुत सी चीजें नहीं कर पाते, और एक अनुशासन के साथ बंध के प्रत्येक व्यक्ति को रहना चाहिए। ये उसके मूल्यों का पिता ही सख्त थे। और जैसे उस जनरेशन में सब अपने पिताओं से डरते थे, हम थोड़ा फालतू डरते थे, पर उसका लाभ मिला डरने का। आज उनकी बताई एक एक सीख, वो जो कहा करते थे, जितनी भी दिक्कतें आती हैं, चुनौतियां आती हैं, वही सीख हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। वही देखिए, अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि उनका सपना होता है राजनीति में आना, कुछ करना जनता के लिए। लोग सपने देखते हैं, हाँ मैं भाई विधायक बनूं, जनप्रतिनिधि कोई भी हो, सांसद बनूं, मंत्री बनूं। तो एक साधारण परिवार में जन्म लेना, आगे बढ़ना आसान वो होता है, या फिर एक राजनीतिक परिवार में, जैसा कि आपने कहा, काफी सारी बंदिशें होती हैं जो एक साधारण व्यक्ति कर सकता है, वो एक राजनीतिक। दोनों अपनी जगह चुनौतीपूर्ण है। हर एक व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि बनता है, चाहे सामान्य परिवार का हो, चाहे एक्स्ट्रा प्रिविलेज परिवार का हो, उसकी चुनौतियां अलग अलग हैं। ये आकलन करना बहुत मुश्किल है। पर मैं एक बात कहता हूं इसमें, राजनीति में दोस्त और दुश्मनों का पता होना चाहिए। जब आप अपनी शुरुआत करते हैं तो आप अपने दोस्त और दुश्मन खुद चयन करते हैं उनका। पर जब आपको विरासत में राजनीति मिलती है तो आपको विरासत में दोस्तों के साथ दुश्मनी भी मिलती है। तो आपको और थोड़ी मेहनत और सजगता के साथ उसमें आगे बढ़ना होता है। तो मैं इसलिए ये कहता हूं कि सब अपनी जगह हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, पर हम सबको मिलके, क्योंकि किसी का कोई नहीं है, इस क्षेत्र की जनता का विकास हो, अपने इलाके में अमन और शांति रहे, हम सबको मिलकर उस पर काम करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एज ए समाज हम ग्रो करें, एज ए स्टेट हम ग्रो करें, ये हमारी जरूरत है। सांसद जी अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, क्या अभी भी उनसे बात होती है? मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी कह रहा हूँ, जो सामान्य शिष्टाचार है वो आदमी का कभी नहीं खोता, और सदन के अंदर अगर कोई सामान्य शिष्टाचार होता है तो हम उसका सभी पालन करने का काम करते हैं। आप ही की बगल की लोकसभा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बिजनौर जनपद में ही नगीना चंद्रशेखर आजाद जी हैं वहां से सांसद। जी। मैंने देखा है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके दिल में उनके लिए, क्या उनके भी दिल में ऐसा है? आप अलग पार्टी में हैं, वो अपनी पार्टी के मुखिया हैं। चंद्रशेखर भाई बड़े भाई हैं हमारे, और साथ साथ वो लोकसभा में हमारी जो है जनपद की सेम है, चाहे दिशा की बैठक हो, चाहे पार्लियामेंट्री का यहाँ पे जो हमारा कैंपस है उसमें मिलना हो, चाहे कमिटीज में हो, तो हमारा मिलना हमेशा उनसे रहता है। और मैं ही नहीं, उनकी जो शैली है उससे पूरा संसद में जितनी पार्टियां, जितने लोग हैं, सब उनसे प्रभावित रहते हैं। वो अपने हिस्से की मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, और जिससे जनता उन्हें पसंद करने का काम करती है। अगला सवाल मेरा ये कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि पहले चंदन जी, जयंत चौधरी जी जो पार्टी के मुखिया हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, किसानों की बात करते थे, उनकी वकालत करते थे, अब सरकार में सहभागी हैं, अब क्यों नहीं बात करते? नहीं, ये सवाल ही गलत है। ये सवाल मेरा नहीं, विपक्षी नेताओं का है। तो उनका काम तो विपक्ष करना है ही, विपक्ष का काम आलोचना करना होता ही है। उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? उन्हीं ने, जो आपके पुराने सहयोगी हैं, उनसे क्या उम्मीद, उनसे क्या उम्मीद के आसपास के जो नेता हैं, उन्होंने ये सवाल कहा। उन्हें जानकारी की कमी है, जानकारी का अभाव है उन्हें। चौधरी चरण सिंह जी के वारिस, योग्य पुत्र चौधरी अजीत सिंह जी के आदरणीय जयंत चौधरी जी किसानों की हर समस्या के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हुए और हर समस्या को निराकरण करने का काम करते हैं। और विपक्ष का आरोप लगाने का काम है, और उन्होंने कहीं और अच्छी तरीके से लगाए, पर जनता अल्टीमेटली आदरणीय जैन जी के साथ है, और जैन जी हर संघर्ष में अपने लोगों के साथ हैं। और जहां पहले हमारे नेता गए थे अभी बिजनौर, पहले वो स्थिति अलग थी, पहले मांगने की स्थिति में थे। आज हमारे यहाँ के किसान आदरणीय चौधरी साहब जो हमारे मुखिया हैं, आज वो देने की स्थिति में।
तो मांगने वाले से बड़ा देने वाला होता है। ये हमारे लोगों को समझना पड़ेगा और हम सब हर अपने किसानों के बेहतर जीवन के लिए, उनकी बेहतर, उनके बच्चों के लिए, चाहे मान ली कौशल मेला लगाओ, किसानों के बच्चों की तो लिए लगा, चाहे स्कूल खुले हो, किसके लिए खुला है, और किसानों की हर समस्याओं के लिए, उनको दूर करने के लिए लगातार हम प्रयास करते हैं। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन था। हमने देखा कि तब भी बहुत विरोध हुआ। अब 2024 में लोकसभा का जब चुनाव था तो जयंत चौधरी जी ने गठबंधन किया बीजेपी के साथ में। कुछ लोगों ने उससे भी नाराजगी जताई। तो जब हम फील्ड पर निकले, लोगों की राय जानी, तो ज्यादातर लोगों ने यह कहा कि बीजेपी के साथ में गठबंधन है, ये ठीक हुआ है और ये पहले हो जाना चाहिए था। अब खबरें ये भी चली और ये देखे हैं, बार बार ये खबरें सामने आती हैं, दोहराती हैं अपने आप को, कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उस समय भी बीजेपी का गठबंधन राष्ट्रीय लोकदल के साथ होना था, लेकिन देरी हो चुकी थी और लगभग सभी सीटों से उम्मीदवार फाइनल हो चुके थे और तभी ये पूरी की पूरी जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाई। और आपको क्या लगता है, क्या वाकई 2022 में गठबंधन हो जाना चाहिए था, देरी हो गई? मैंने कहा, मैं अपनी पार्टी का सामान्य से कार्य करता हूँ। ये जो सूत्रों की खबर है आपके पास जाते बेहतर आती है, मेरी जानकारी में ऐसा कोई विषय ना तब था ना आज है। पर मैं एक बात कहता हूँ कि अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे ये तय होता है कि आप जीते हैं कि हारे, और उसका निर्णय लोकतंत्र के अंदर जनता करती है। आज जनता ने गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को 100% रिजल्ट लोकदल के रूप में दिया है। 2 सीट मिली, हमें और मिलती तो हम बेहतर और रिजल्ट कर सकते थे सीटों का। और अब कार्यकर्ता लोग मांग कर रहे हैं कि सीटें और होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो ये विषय तो मेरे साथ में, और जो आलोचना करने वाले हैं वो तो आलोचना उनका काम है। मैं कहता हूँ उन्हें और अच्छी मेहनत करनी चाहिए। वही प्रश्न मैं एक बार दोबारा से दोहराता हूं कि जब 2022 में सपा के साथ में गठबंधन हुआ तब भी नाराजगी, और अब 2024 में गठबंधन हुआ अब भी नाराजगी। हमने देखा राष्ट्रीय लोकदल का जो प्रदर्शन है वो बढ़िया रहा। अब तो 2024 में तो 100% रहा। नाराजगी, जो डैमेज जो होता है नाराजगी नहीं है, वो कंट्रोल कैसे नाराजगी नहीं है, ये अधिकार है हाँ। अपने नेता के ऊपर, ये प्यार है अपना नेता के लिए, जो उसके हर निर्णय पे हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं, और सोचते ऐसे हैं कि अपना नेता और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल कैसे बढ़े। ये विचार है, और लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि हमारे लोग हमारे बारे में चिंता करें। और मैं इतना सौभाग्यशाली हूँ, मेरी पार्टी इतनी बड़ी सौभाग्यशाली है, मेरा नेता इतना बड़ा सौभाग्यशाली है कि हमारे लोग चिंता करके अपने मत रखने का काम करते हैं और फिर आखिरी में जिता के भेजने का काम करते हैं सदन में। यही तो राष्ट्रीय लोकदल की खूबसूरती है। अब देखिए, कुछ लोग इस चुनाव के दौरान भी, वो खुद हमारी वीडियोस पे भी अगर आप कमेंट्स पढ़ेंगे, हमें भी कह रहे थे कि दुष्यंत चौटाला जी जैसा हाल होने वाला है उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का। क्या आपको लगता है? ये चिंता है उनकी, और ये जानते हैं, चौधरी चरण सिंह वादी लोग जानते हैं कि जयंत चौधरी को वो कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, और मजबूती के साथ हर परिस्थिति में। जयंत चौधरी जी तब के निकले हुए नेता हैं, हार जीत के उनके कोई मायने नहीं है। अभी 10 साल वो बिना पद के रह के संघर्ष किया है उन्होंने, और आप जानते हैं आज जिम्मेदारी दूसरी दी है जनता ने। आज जिम्मेदारी दी है, जाइए मेहनत करिए और हमारे लिए काम करने का काम करिए, हमारे लिए स्कूल खोलने का काम कर लिया, हमारे लिए केंद्रीय विद्यालय लाइए, हमारे लिए कौशल मेले लगाइए, हमारे बच्चों को नौकरी दिलवाइए। ये जिम्मेदारी 24 साल में दी है। तो जनता जिम्मेदारियां पलटती है, कभी पीठ पे लाठी खाने की जिम्मेदारी देती है, और कभी कहती है कि जाइए हम लोगों के लिए काम करके मंत्रालय में जाके हम लोगों के लिए योजनाएं लेके आइए। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखिए, पार्टी के मुखिया पर लाठियां चलाई गई, उसके बाद में फिर से गठबंधन कर लिया बीजेपी के साथ में। क्या अपमान भूल गए? जयंत चौधरी जी की पेट इतनी कमजोर नहीं है कि अपने लोगों के लिए संघर्ष ना कर पाए। मैं पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, वह अपने लोगों के संघर्ष के लिए ऐसी 100 लाठी, 1000 लाठी और किसी भी आलोचना को सुनने के लिए तैयार है। और वो जानते हैं, पर वो लीडर विद विजन है कि अपने लोगों के विकास के लिए, अपने लोगों के हर संघर्ष में खड़े रह के साथ देना। ऐसे
करिश्मेटिक लीडर का नाम हमारा जयंत चौधरी है। आरएलडी के वो नए आयाम छुआएं, ये भी आशीर्वाद और दुआएं, उनके करोड़ों करोड़ों दुआएं उनके साथ। अब थोड़ी वर्तमान की राजनीति पर आते हैं। देखिए, संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है। भारी हंगामा इस सत्र में रहा। पक्ष हो या विपक्ष हो, किसी ने भी कसर नहीं छोड़ी। अंत हुआ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अपमान को लेकर के। आपकी भी हमने तस्वीरें देखी, आप भी हाथ में तख्ती लेकर के कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए दिखाई दिए कि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया। उधर जो विपक्ष है, उनका ऐसा कहना है कि जो गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने भरी संसद में अंबेडकर जी का अपमान किया। आपको क्या लगता है, किसके दावों में सच्चाई? देखिए, सबसे बड़ा तो लोकतंत्र का मुखौटा उड़ाने का काम विपक्ष करता है और बाबा साहब को और लोकतंत्र को नहीं मानते। ये इसका जीता ज्यादा उदाहरण रोज ये देखने को मिलता है कि जब सदन की प्रक्रियाएं नहीं चलती। सदन किसके लिए है? सदन एमपीओ के बैठने की जगह नहीं है, सदन एमपीओ के एंटरटेनमेंट करने की जगह नहीं है। हर बिल पे सकारात्मक चर्चा हो, बात हो, उसके निष्कर्ष करके हम नए कानून विधायक अपने जनता के हित के लिए बनाए। सदन उसके लिए है। क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? कौन है जिम्मेदार उसका? ये सोचना चाहिए विपक्ष को। ये ऐसे लोकतंत्र की हत्या करना, ऐसे लोकतंत्र का मुखौटा उतारना, ये बंद करना चाहिए। और ये जब तक ऐसी घटनाएं करते रहेंगे, ये सदन के उसी हिस्से में बैठेंगे जहां आज बैठे। राजनीतिक जानकारों का ऐसा कहना है कि ये केवल जो 18 से 20% जो एससी और एसटी समुदाय के लोग हैं, मतदाता हैं, ये केवल उनके वोट बैंक की लड़ाई हो रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी हुंकार भर रही थी, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। लेकिन आरक्षण और संविधान का मुद्दा चल गया और बीजेपी को जरूरत पड़ गई गठबंधन के घटक दलों के साथ में सरकार बनाने की। जो डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने करने की कोशिश की विधानसभा चुनावों में, अब फिर से विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और ये केवल किसी के भलाई के लिए, किसी ने किसके लिए क्या किया, ये उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई केवल और केवल मतदाताओं के लिए है, देखिए, वोटों के लिए। देखिए, कोई चुनाव नहीं है, फिलहाल चुनाव हो चुके हैं। अब मतदाता की मतों का अधिकार करने का समय 5 वर्ष बाद आना है। अभी जो वादे करके सरकार आई है, उन्हें पूरा करने का काम करना। कितने महत्वपूर्ण बिल थे जिन पे सकारात्मक से चर्चा करी विपक्ष ने। आपने पूरा आकलन ले, शीतकालीन सत्र का कितनी बैठकों को चलाने का काम किया। जबकि मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पहले भी कहा, ये स्वयं का नुकसान कर रहे हैं। जनता नहीं चाहती, जनता चाहती है उनका एमपी, उनका सांसद जो चुन के भेजा है, वो जिम्मेदारी से बात उठाए। और आप पूछ लेना अकेले में कैमरे ले जाके, कैमरा हटा के, कैमरे पे तो बोलने की हिम्मत नहीं है उनकी। कि विपक्ष के भी सांसद, जो रवैया विपक्ष का था, उसके लिए आधे से ज्यादा वो भी तैयार नहीं थे। तो लोकतंत्र में मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ और बाबा साहब जी का सम्मान, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उनका ना करता हो सम्मान। उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। पर आज आपको हमको समझना पड़ेगा, जिम्मेदारियों से भागना, मुद्दों से भागना और एक अव्यवस्था फैलाना, ये नकारात्मक राजनीति को जनता ने नकार रखा है। और जब तक ये ऐसा माहौल रहेगा, मेरे ख्याल से ये लोकतंत्र के लिए और संसदीय परंपराओं के लिए अच्छा नहीं। सांसद जी, आप विपक्ष में भी रहे हैं, अब सत्ता पक्ष के साथ आप हैं, आप सरकार में हैं। ये बताइए, किसने अपमान किया बाबा साहेब का? जो व्यक्ति लोकतंत्र में विश्वास न रखता हो, जो व्यक्ति बाबा साहब के मूल्यों पर न चलता हो, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पे ना चलता हो, वो व्यक्ति बाबा साहब का अनुयायी हो ही नहीं सकता। तो सच्चाई ये है कि आज कोई लोकतंत्र को धराशायी कर रहा है तो विपक्ष करने का काम कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी जिस भूमिका से काम कर रही है, वो कभी भी उनके लिए लाभकारी नहीं हो सकता। अब देखिए सांसद जी, जो आप ही के क्षेत्र के कुछ लोग हैं, हमने अपने दर्शकों से कुछ सुझाव मांगे थे कि अगर कोई उनका प्रश्न है तो वो हमें भेज सकते हैं। तो जो वहां से प्रश्न आए हैं, एक बार मैं थोड़ा वो आपको पढ़ के बताता हूं। एक अंकित चौधरी जी हैं, उन्होंने कहा कि गंग नहर की दाई पटरी का काम रुका हुआ है। पुरकाजी और मीरापुर की जनता को इसका काफी लंबे समय से इंतजार है। हाँ, वो रुका हुआ है और मेरे ख्याल से कहीं
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद एनजीटी में जो जो पेड़ों का वहां पे मामला था, वो मामला रुका हुआ है। और जल्द ही मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो उसे भी हम जल्दी से पूर्ति करके गंग नहर पे ये जो विजनरी काम करने जा रही है सरकार, इसका लाभ, बहुत बड़ा लाभ जनता को देखने को मिलेगा आने वाले समय। एक अंशु है हमारे दर्शक, उनका लिखना है, उन्होंने जो प्रश्न लिखा कि आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही है? नहीं, आरएलडी कौन सा मुद्दा नहीं उठा रही? पश्चिम उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठाती है आरएलडी। आरएलडी पार्टी की जहां भी जरूरत है वहां हर मुद्दे पे उठाने का काम करती है। और जहां जो बात बताई है कि हमेशा आरएलडी बेहतर व्यवस्था के लिए, अपनी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं बेहतर कैसे हो, संचालन बेहतर कैसे हो, इसके लिए से हमेशा पक्षधर रही। एक दर्शक हैं हमारे विशाल, वो लिखते हैं कि मीरापुर में एक भी फुली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और अच्छा अस्पताल नहीं है, इस समस्या का हल कब निकलेगा? देखिए, भोपा में मैं बता दूं, उस सीएचसी में घूम के आए और जाके देखे कि एफआईयू यूनिट हमने बनवाई की फर्स्ट एफआईयू यूनिट बनी है। जो पहले जो है हमारा लगभग 12 बेड का जो वहां पे विद ऑक्सीजन प्लांट के साथ, ऑक्सीजन की व्यवस्था के साथ वहां तैयार हुआ है। और उसे भी जो आसपास के इलाज की आवश्यकता पड़ती थी उसके लिए वहां पे बेहतर व्यवस्थाएं करने का काम किया है। डिग्री कॉलेज की जहां तक बात है उसके लिए लगातार हम प्रयासरत हैं और उसे भी लेके आएंगे। और जहां बिजनौर में केंद्रीय विद्यालय आया, अपने कॉलेजेस को और बेहतर करने का काम करें। उन्हीं का एक और सवाल है, उन्होंने कहा कि राजपुर तिलौरा को रोडवेज बस की कनेक्टिविटी दिलवाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की भी बहुत समस्या ये समस्या मैंने विधानसभा में उठाई थी। और सच्चाई ये है कि वहाँ एक साइज ऑफ बस नहीं चल सकती वो रूट की वजह से, उसके लिए छोटे साइज की बसेस की आवश्यकता है। और मैं बहुत जल्द विश्वास दिलाता हूँ आपके दर्शकों को कि इसके लिए लगातार जल्दी ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलके इसको स्वीकृत कराने का काम करें। एक और दर्शक है हमारे दिवेश तोमर, उनका ये सवाल था कि चांदपुर हस्तिनापुर रोड क्यों बंद है सालों से? बिजनौर मेरठ रेलवे लाइन कब बनेगी? किसान आंदोलन, एमएसपी कानून, गन्ना 400 पार कब होगा? तोमर साहब के बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों का हम जवाब देंगे। चांदपुर बास्टाबाग क्योंकि गलत डीपीआर बन गया था पिछली सरकार में, उस कारण वो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, तो हर साल जहां बाढ़ आती है वो हमेशा सड़क को तहस नहस करी जाती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस वर्ष भी उसको जल्द चलने योग्य बना दिया जाएगा और बहुत जल्द नया डीपीआर के साथ। और कोशिश ये है कि उसमें आईआईटीज के लोगों को हम स्टडी के लिए बुलाएं और गंगा नदी की प्रवाह को देखते हुए नए डीपीआर के साथ पुनः निर्माण करके परमानेंट संचालन किया जाएगा। रही द्वारा हस्तिनापुर बिजनौर रेल मार्ग की बात, वहां उसका डीपीआर तैयार कर लिया गया है। मैंने इस शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को उठाने का काम किया, सोनी वैष्णवी से मिलने का काम किया। मैं विश्वास दिलाता हूँ ये मेरी प्राथमिकता पे है और अगले 5 वर्ष के लिए जब आपने एमपी बनाया, ईश्वर करे नव वर्ष में नई शुभकामनाओं के साथ हम आएंगे, तो इसके लिए भी इस अगले वर्ष पूरी मेहनत करके इस रेलवे लाइन को पूरा करने का काम करेंगे। और रही गन्ने के बात, गन्ने मूल्य के लिए राष्ट्रीय लोकदल ने अपने शीर्ष नेतृत्व को पूरा अवगत करा दिया है और निश्चित रूप से जो उम्मीदें किसानों की है बिना किसी राजनीति के, उससे बेहतर करने का काम सरकार करेगी। सांसद जी ने बड़े बेबाक तरीके से सारे ही सवालों के जवाब दिए हैं। अब आखिर में थोड़ा रैपिड फायर राउंड हम खेलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। देश का सबसे अच्छा पीएम कौन? वो देश की जनता ने चुन रखा है वर्तमान में जी। अगला सवाल, देश के राज्यों में सबसे बढ़िया सीएम कौन? वो भी जनता ने चुन रखा है। कौन से राज्य? आज किस राज्य में रहते हैं यहाँ पर हम? उत्तर प्रदेश। हाँ, तो हम यहाँ की। ये केवल सत्ता के साथ में है इसलिए बता रहे हैं या नहीं, जनता के, जो जनता का साथ है उसके साथ चुना बता तो रहा पहले वालों को भी है, उनमें से कोई नहीं है? नहीं, वर्तमान की बात हो रही है। अगर सबसे बेहतर, मेरे पैदा होने से पहले भी और आपके पैदा होने से पहले भी सीएम रहे और हमारे आगे जो आएंगे भविष्य वो भी आएंगे, पर ये सवाल ये बेहतर है कि जनता अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे, मेरी आपकी चॉइस नहीं चलती, चॉइस उसकी चलती है जो वोट दे के जिता के भेजता है, और वही सबको मानना चाहिए।
अखिलेश यादव जी अच्छे नेता हैं या जयंत चौधरी जी? मैंने पहले भी कहा, जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह वादी वो की बात लेके आगे चलते हैं और जयंत जी हम सबके आइडियल हैं और जयंत जी ही भविष्य है। अच्छा, राहुल गांधी जी की राजनीति के लिए एक शब्द। उन्हें समझना पड़ेगा अभी भारत को, अभी समझना पड़ेगा, अभी समय है। भारत को समझना पड़ेगा। दलितों के अच्छे नेता मायावती या चंद्रशेखर? जो संघर्ष करते हैं उनके लिए। संघर्ष कौन करता है? जो आपके चैनल पे दिखते हैं। अच्छा, गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ ठीक था या बीजेपी के साथ ठीक है? जो जनता निर्णय ले ले, जो जनता निर्णय ले ले। आपकी पार्टी के मुखिया जयंत चौधरी जी के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी। हालांकि आप काफी कुछ बता चुके हैं, लेकिन ये आखिर सवाल है और ये अब आपके हाथ में जवाब। लीडर विद अ विजन, और जिस नर्म दिल का राजा का होना चाहिए वो सारी खूबियां उनके अंदर, वो उनका आकलन करने का तरीका, उनका समस्याओं का निराकरण करने का तरीका, उनका समस्याओं का, संघर्षों का फेस करने का तरीका, एक नौजवान के साथ साथ एक बुजुर्ग के प्रति भावनाएं, और जो राजा भावनाओं के साथ और विनम्रता के साथ जनता के हर मैंडेट को स्वीकार करे, वो सबसे बड़ा दिल का और सबसे लोकप्रिय होने का काम होता है। और वही जयंत चौधरी जी आदरणीय हमारे आपके सबके बीच रह के अपनी लोकप्रियता लगातार बनाए हुए। तो दर्शकों, देखा आपने, बड़ी ही बेबाकी से सारे सवालों के जवाब दिए सांसद जी ने। और एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये जितने भी सवाल थे अभी तक सांसद जी को पता नहीं था कि डीएनपी इंडिया या राहुल चौधरी उनसे क्या पूछने वाला है। सांसद जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।